गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC2 जिसका नाम है मेडाइवल सोसाइटी, इससे आज एक टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आए हैं जो हमारे यूनिट 4 के सेक्शन डी में है, जिसका नाम है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इन मेडाइवल इंडियन सोसाइटी। कहने का मतलब है मध्यकालीन भारत में शहरीकरण। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम प्रारंभ करते हैं अपनी विषय को। मध्यकालीन भारतीय शहरीकरण के विभिन्न पहलुओं को हम देखेंगे। शहरीकरण विकास के दो मुख्य लक्षण हैं। पहला, एक सीमित स्थान पर आबादी का उच्च घनत्व, और दूसरा, जनसंख्या का मुख्यतः गैर कृषक, खासकर गैर खेतीहर स्वरूप। मनुष्य, स्थान और अनुपात, व्यवसायिक विभिन्नता और उनके परिणामतः संबंध ही शहरों और ग्रामों में भिन्नता का आधार है। ग्रामीण वातावरण के अंदर ही शहरी केंद्रों की उत्पत्ति हुई। मानवीय इतिहास में शहरों के विकास को क्रांति के रूप में देखा गया है, जिससे सभ्यता और इतिहास की शुरुआत हुई। लेकिन इस क्रांति का अगर कोई कृषिकीय संबंधी आधार नहीं होता और गांव की आर्थिक गतिविधियों में शहर एक सहायक तत्व के रूप में नहीं होते, तो ना तो यह क्रांति हुई होती और ना ही वह हो सकती है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में गांव शहर के अविच्छिन्न संबंध का सर्वोच्च महत्व होता है। मुगल कालीन शहर कई उदाहरणों में ग्रामों के ही विस्तार थे। उनमें वही सामाजिक एकताएं और प्रवृत्तियां पाई गई हैं। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहासकारों ने शोध के अनुसार शहरीकरण के बारे में बहुत सैद्धांतिक अनुमान लगाए हैं। मोहम्मद हबीब इरफान हबीब ने उत्तरी भारत में 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुई शहरी क्रांति से संबंधित सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तुर्कों के आगमन से पूर्व अमीर वर्ग ने शहरों पर अपना कब्जा कर रखा था, जबकि श्रमिक लोग अनारक्षित गांव और शहरों में परकोटे के बाहर बस्तियों में रहते थे। परकोटे का मतलब है शहरों से बाहर। ठीक है, तुर्कों के आने के बाद शहरों में काम करने वाले श्रमिक के साथ किए जाने वाले सभी विभेद मिटा दिए गए। तुर्कों ने जब नगरों में प्रवेश किया तो उनके साथ निम्न जाति के हिंदू श्रमिकों को भी प्रवेश मिल गया। औद्योगिक और प्रशासनिक उपक्रमों के लिए उनकी सेवाओं की आवश्यकता थी। नई शासन प्रणाली में नगर उद्योग और व्यापार के लिए समृद्धशाली केंद्र बन गए। उत्पादन के परिवर्तनीय तत्वों के बावजूद मजदूर वर्गों की मुक्ति और उनकी संख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप यह क्रांति संभव हो सकी। तुर्क शासक वर्ग ने इस क्रांति को सहायता प्रदान की। इरफान हबीब ने उस काल में सामाजिक, आर्थिक, इतिहास के सूक्ष्म अध्ययनों के आधार पर शहरी संस्कृति की परिकल्पना की जांच की है। वह इस मत को स्वीकार करते हैं कि 13वीं और 14वीं शताब्दियों के दौरान शहरी अर्थव्यवस्थाएं में शहरों का विकास हुआ
नगरों की संख्या और संभवतः उनके आकार में वृद्धि हुई और शिल्प उत्पादन और वाणिज्य में भी वृद्धि हुई। राजपूत ग्रामीण अभिजात वर्ग के स्थान पर तुर्क शहरी शासक वर्ग के आ जाने और गांव के उत्पादन अधिशेष को हस्तगत करने की नई प्रणाली के परिणाम स्वरूप उत्पादन अधिशेष के अपेक्षाकृत अधिक भाग की खपत नगरों और शहरों में होने लगी। तब भी इरफान हबीब इस मत को अस्वीकार करते हैं कि तुर्कों की अधीनता में शहरी कार्मिकों या गांव के सिद्धांतों को अधिक स्वतंत्रता मिली। वह इस मत को भी स्वीकार नहीं करते हैं कि उत्पादन के उपकरणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनका मत है कि इस अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी के आवश्यक परिवर्तन और सुधार ने उत्पादन में वृद्धि दर्ज की। यह मत भी सही प्रतीत होता है कि तुर्की शासन स्थापित होने के बाद उत्तरी भारत में शहरीकरण की गति को तीव्रता मिली। तब भी मुगल काल के पूर्व में किसी शहर या नगर का अभी तक गहन अध्ययन नहीं किया गया है। इस काल के दौरान शहरीकरण के बारे में सामान्य कथन समकालिक स्रोतों के शहरों से संबंधित शहरी केंद्रों, शिल्प, वाणिज्य, बाह्य आकारों और जनसंख्या संबंधी तत्वों के बारे में यदा कदा किए गए उल्लेखों पर आधारित है। मुगल काल के दौरान शहरीकरण की प्रक्रिया का महत्व सल्तनत काल के शहरीकरण से असाधारण रूप से भिन्न था। प्रमाणों से ज्ञात होता है कि कुछ शहरी केंद्र पुनः विकसित हुए, कुछ पुराने केंद्र जैसे दिल्ली और लाहौर का विस्तार हुआ और नए शहरी केंद्र पुनः उभरे जैसे इलाहाबाद, फतेहपुर सिकरी, गुजरात। और यह सब अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के काल में हुआ। मुगल काल के अधिकार क्षेत्र के बाहर भी जैसे विजयनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, कोचीन, कालीकट आदि पुराने शहर थे और मसूलीपट्टनम जैसे शहर भी विकसित हुए, जबकि छोटे शहर स्थानीय आवश्यकताओं और व्यापार की पूर्ति करते थे। बड़े शहरों का विश्वव्यापी महत्व हो गया, जहां से दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियंत्रण होता है। इन शहरों के शिल्प उत्पादों, विकसित बाजारों तथा अनेक प्रकार के ऋण सुविधाओं, स्थलीय एवं जलीय मार्गों द्वारा जोड़ने वाले विस्तृत संचार साधनों तथा उनकी संपदा और समृद्धि ने विदेशी यात्रियों को काफी प्रभावित किया। मुगल काल में बहुत से सहवर्ती कारणों ने भी शहरों के विस्तार को तीव्रता प्रदान की। ग्रामीण समुदायों का शहरी समुदायों में परिवर्तन हुआ। कारिया और कस्बा से शहर बने। गांव और कस्बों से जहां भूमि का महत्व अधिक था, शहर बने जहां व्यापार की भूमिका सर्वोपरि थी। प्रशासनिक ढांचों के कारण भी शहरीकरण में तीव्रता से वृद्धि हुई। कृषि के उन्नत तरीकों
और कृषि उत्पादन के बढ़ने से साम्राज्य की राजधानी, प्रांतीय क्षेत्रीय राजधानी और जिला मुख्यालयों का विकास हुआ। देश में कृषि का अधिशेष में वृद्धि हुई। इसके कारण माल, खराज अथवा भू राजस्व की व्यवस्था की गई। यह माना गया है कि मुगल शासक वर्ग पूर्णतः नगरोन्मुख था। यह अनुमान लगाया गया है कि भू राजस्व सकल कृषि उत्पाद के 50% तक था। मुगल शासकों की आय का लगभग 40% शिल्प उत्पादन में लगाया जाता था। टोडरमल के स्मरण पत्र में नाप जोख करने वाले अधिकारियों के लिए सुझाई गई देय राशि के आधार पर भू राजस्व के संग्रह का कम से कम 10वां भाग मुख्यतः शहर में कार्यरत कर्मचारियों को नगद भत्ते के रूप में लिया जाता रहा होगा। नगरों की जनता के जीवन निर्वाह के लिए भौतिक उपभोग की वही वस्तुएं आवश्यक रही होंगी जो गांव की जनता के जीवन निर्वाह के लिए भौतिक उपयोग की थी। जनसंख्या में वे लोग भी शामिल थे जो ग्रामीण माल का शहर के बाजारों में परिवहन करते थे। इन लोगों को अंशतः ग्रामीण और अंशतः शहरी श्रेणी में रखा जाता है। शहरों के शिल्प कला उत्पाद शासक वर्ग शहरी जनसंख्या और निर्यात बाजार की मांगे पूरी करते थे। गांव की आबादी में शहरी शिल्प उत्पादों की जितनी खपत थी, इसका आकलन करना काफी कठिन है। सामान्यतः यह माना जाता है कि गांव में महीन कपड़े, आभूषण तथा अस्त्र शस्त्रों की मांग थी। बर्नियर ने दिल्ली की मिट्टी की दीवारों वाली छप्पर की झोपड़ियों का उल्लेख किया है। इन मकानों में सामान्य सैनिक बड़ी संख्या में नौकर चाकर और सेना तथा दरबार के साथ चलने वाले सेवक रहते थे। इन्हें छावनी का नगर कहा गया है, जिनमें भारत के औद्योगिकरण से पूर्व के शहरीकरण की मुख्य विशेषताएं मौजूद थीं। छावनी के नगरों में रहने वालों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता था, जिससे वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते थे। वे मूलतः चाकरी करते थे। वे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए समीपवर्ती गांवों पर निर्भर रहते थे। उच्च किस्म के शिल्प उत्पाद दूर के केंद्रों से आते थे। छावनी के नगर के अस्तित्व के लिए यह स्वाभाविक था कि अन्य शहरों का अस्तित्व स्थायी शिल्प उत्पादन केंद्रों के रूप में हो, जो छावनी के नगरों की मांग की पूर्ति करते रहे। इससे यह प्रकट होता है कि अनेक शहरों का दोहरा स्वरूप
रहा होगा। तार्किक रूप से माना जा सकता है कि किसी क्षेत्र का शहरीकरण इस बात पर निर्भर नहीं था कि वहां शासक वर्ग और उनके आश्रित कितनी संख्या में रहते थे। मुगलकालीन भारत में शहरों की संख्या, आकार और उनकी धन संपदा में तेजी से वृद्धि हुई। उनमें से कुछ की आबादी यूरोप में और इंग्लैंड के समकालीन शहरों से भी अधिक थी, लेकिन उनकी वृद्धि से पारंपरिक गांवों की जीवन का कोई अहित नहीं हुआ। कुछ शहर पुनर्जीवित हुए और कुछ नए शहर बसाए गए। कुछ शहर अफसरशाहों ने बनवाए और कुछ अभिजात वर्ग के लोगों ने। यह सब बादशाह की अनुमति लेकर किया गया। शहरीकरण के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी थे, जैसे प्रशासनिक, सैनिक, भौगोलिक, आर्थिक और धार्मिक आदि। वाणिज्य से इसे बल मिला। छोटे शहर स्थानीय जरूरतों और स्थानीय व्यापार की पूर्ति करते थे। बड़े शहरों में विविध प्रकार के निर्माण कार्य होते थे, बाजार थे तथा ऋण एवं संचार की सुविधाएं भी होती थी, जिसका विश्वव्यापी महत्व होता था। वे शहर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के केंद्र होते थे। प्रकटता शहरी केंद्र विभिन्न श्रेणी के थे, क्योंकि उनकी प्रकार्यात्मक और सांस्कृतिक भूमिकाएं भिन्न भिन्न थीं। मुगल काल में भारत में भीषणतम अकाल पड़े। समकालीन स्रोतों में इसे सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का दर्दनाक वर्णन किया गया है। अकाल का दुष्प्रभाव शहरीकरण पर भी दृष्टिगोचर होते हैं। इससे प्रव्रजन प्रभावित हुआ। औद्योगिक और शहरी केंद्र निष्क्रिय हो गए। बाजार की स्थिति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिवहन एवं संचार की सुविधाओं में बाधा आने के कारण आंतरिक और वैदेशिक व्यापार प्रभावित हुआ। सरकार की ओर से जो सहायता प्रदान की गई वह कम थी। इस विनाश से उबरने के लिए काफी समय लगे। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में मध्यकाल के प्रारंभ अर्थात तुर्कों के आगमन के पश्चात शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो आगे चलकर मुगलों के काल में और भी ज्यादा विकसित होती चली गई। इस दौरान न केवल पुराने नगरों का पुनरुद्धार हुआ, बल्कि इसके साथ साथ अन्य नगर भी बसाए गए। नए नगरों का निर्माण भी संभव हुआ। तो हम इन शहरीकरण के विविध पक्षों को देखने के पश्चात जब इसका निष्कर्ष देखें तो हम पाते हैं कि मध्य युग में शहरी सभ्यता संस्कृति के विविध पहलुओं का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं
कि शहरी संस्कृति पहले से ही पनप रही थी, लेकिन तुर्कों के आगमन के बाद इसे और अधिक विकसित होने का मौका मिला। इसके बाद इसका क्रमिक विकास होता गया और मुगल काल में यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। इस शहरीकरण व्यवस्था ने लोगों में भौतिकवादी जीवन जीने की प्रेरणा दी। इससे लोगों में अधिक से अधिक संचय करने की भावना का भी संचार हुआ। इस प्रकार से हम पाते हैं कि मध्यकाल में भारतीय शहरीकरण धीरे धीरे भिन्न भिन्न चरणों से होता हुआ संपन्न हुआ, जहां इसे सल्तनत कालीन शासकों का समर्थन मिला। वहीं मुगल काल में यह और तेजी से विकसित होता चला गया। यह इसके विकास का ही परिणाम था कि सारी वैदेशिक गतिविधियां इन शहरों के द्वारा माध्यम से ही संचालित की जाने लगी और भारत का विश्व में नाम होने लगा, क्योंकि भारतीय वस्तुओं की मांग इन्हीं शहरों से होते हुए विदेशों तक उसकी आपूर्ति की जाती थी और भारतीय वस्तुओं की मांग विदेशों में बहुत ज्यादा होने के कारण भारतीय वस्तुओं को काफी ज्यादा बल मिला और इससे भारतीय व्यापार में भी काफी वृद्धि हुई। आज के लिए हम इस विषय को यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।